हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाट ऑफ फैक्टर देखने जा रहे हैं। वाट ऑफ फैक्टर क्या है? 1886 में वाट हाफ ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब किसी सॉल्यूट को, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो उसने पाया कि कुछ केसेस में जो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का होना चाहिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ऑब्जर्व किया गया, तो वो मास, मॉलिक्यूलर मास या तो ज़्यादा था या तो कम था। उसने देखा कि ये मॉलिक्यूलर मास में इस तरीके का डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसी की स्टडी करी। उसी को ही अपन वाट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। वाट ऑफ फैक्टर क्या है डिटेल में अपन देखने जा रहे हैं। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर हेडिंग, वाट ऑफ फैक्टर क्या है कि इन 1886 वाट ऑफ introduce a factor which is known as want of factor I से उसको रिप्रेजेंट किया गया। वाट हाफ ने क्या देखा था कि जो ऑब्जर्व मास है और नॉर्मल मास जो है उसमें डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में है ना, तो अपन इसको मैं यूं लिख देता हूं कि I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। देखिए, कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, जब थ्योरेटिकल में लिख रहे होते हैं ना, तो ऑब्जर्व को ऊपर लिख के आते हैं और नॉर्मल को नीचे लिख के आ जाते हैं। आपको याद रखने का बढ़िया तरीका है I इज इक्वल्स टू नो। कैसे याद करेंगे? यहां पर मैं रफली लिख देता हूं I इज इक्वल्स टू नो, एन ओ बस नीचे होगा नो, तो आपको याद रहेगा नॉर्मल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो। यही वाट ऑफ फैक्टर है। ओवरऑल सारी पिक्चर यही है। आगे अपन डिटेल करते हैं, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन के आंसर के रूप में आते हैं तो डिटेल करना होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑब्जर्व मास, अगर ऑब्जर्व मास की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए यूं समझ लो, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं थोड़ा। जैसे ऑब्जर्व मास आपने निकाला 40, क्लियर, और नॉर्मल मास में सपोज 10 था, तो क्या हो जाएगा, वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी, 0.25 हो जाएगी। नेचुरली मतलब ऑब्जर्व मास ज्यादा हो। एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर मास हो, जैसे एसिटिक एसिड को देखो CH3COOH, अगर इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 60 होगा। कैसे? कार्बन के दो हैं, दो कार्बन है ना, कितने होते हैं कार्बन का मॉलिक्यूलर मास? 12 होता है, 2 है 24। ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है 16 और 2 का 32, क्लियर। और हाइड्रोजन का कितना होता है, कितने हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 है, तो इज इक्वल्स टू 4। टोटल आप करिए कितना होगा, तो आपको टोटल आएगा 60। तो मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का कितना है 60 है। किंतु अगर आप इसको बेंजीन में डाल के, बेंजीन में एसिटिक एसिड को डाल के सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका मास आ जाएगा 120, इसका मास आ जाएगा 120। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जर्व मास आपका आया 120। इसी केस में अगर मैं करके बता रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम्पल में अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको रख करके इस एग्जाम्पल को इसी के रूप में ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व मास क्या आया आपका कि ऑब्जर्व मास, जैसे नॉर्मल मास था 60 और ऑब्जर्व मास आया 160।
तो वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। क्लियर। अब ये कब होगा, ये 60 था 1 का और 120 हुआ 2 का, मतलब एसोसिएशन। तो एसोसिएशन होने पर मैं इसको रख देता हूं वाट ऑफ फैक्टर। तो एसोसिएशन होने पर मैं लिख देता हूं इन द एसोसिएशन वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसी होगी, वाट ऑफ फैक्टर मैं इसको यूं कर देता हूं, इसकी मास ज्यादा तो वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यूं कर देता हूं आई, वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम होगी एसोसिएशन के कंडीशन में। क्लियर। मतलब एसोसिएशन पर वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम, और डिसोसिएशन पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन डिसोसिएशन पे क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको यूं कर देता हूं, एसोसिएशन वाट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 तो बेटर रहेगा, ये लेस देन 1 पे हो जाएगा। और डिसोसिएशन पे वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्यों मैंने 1 दिया, 1 इसीलिए दिया कि वाट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपन ने स्टडी करी है कि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो सम ऑफ द मोल्स ऑफ 1 होता है, मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 होता है, वो अपन देख चुके हैं। तो इसलिए इसको 1 के से कंपेरिजन करा। अच्छा, अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन मतलब इन दोनों का जो रेशो है अगर वो 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो जब एसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों इक्वल हो, मतलब यूं कह सकते हैं कि नो एसोसिएशन हो रहा है और नहीं डिसोसिएशन हो रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, तब वाट हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तब वाट हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब जो क्वेश्चन है कि वाट ऑफ फैक्टर कहते किसको है, तो इसी को देखकर आपकी डेफिनेशन आ जाना चाहिए। वाट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। लिख देता हूं डेफिनेशन, यहां पर लिख देता हूं, वाट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास and observed molecular mass of solute in the solution। तो वाट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये अपने करा है नॉर्मल मास अपॉन ऑब्जर्व मास। तो इस तरीके से अपन इसको यहां से थोड़ा रख कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि वाट ऑफ फैक्टर की। अच्छा, वाट ऑफ फैक्टर जो है, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या है कि एक और डेफिनेशन इसको मैं बता देता हूं थोड़ा, क्योंकि पहले डेफिनेशन तो नहीं, आगे और बता रहा हूं। क्या होता है कि जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हो, तब तो हम वाट हाफ फैक्टर की बात करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर
तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट की जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स सिंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऐसा कर सकते हैं कि ऑब्जर्व पहले नॉर्मल नंबर ऑफ सोल्यूट particles in observed solute particles is equals to, यानी I is equals to क्या हो जाएगा, I is equals to हो जाएगा नंबर ऑफ particles of solute in associate or dissociate upon number of solute particles before associate or dissociate. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट थोड़ा ऐसा लिख देंगे आफ्टर नंबर ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एक मिनट, थोड़ा इसको मैं रख करके एक ढंग से लिख देता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि प्लेस बच जाए। नंबर ऑफ आई इक्वल्स टू number of particles after associate or dissociate. Number of particles before associate or dissociate. एसोसिएट एंड डिसोसिएट ये अपन किसके लिए देखेंगे, ये अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे। अब जो टॉपिक है इसी का ही है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन में एबनॉर्मल मास को देखेंगे। तो एबनॉर्मल मास किससे कहते हैं उसको देखेंगे। इसको रख कर रहा हूं इस साइड से। क्या होता है कि हम अच्छी तरीके जानते हैं कि वी नो दैट
वी नो दैट, देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इनके मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो जब डिसॉल्व करते हैं तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और कुछ केसों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण ही बहुत से कैरेक्टर डिसाइड होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आपने सोल्यूट डाले हैं उन्होंने एक दूसरे को एसोसिएट कर दिया है। एसोसिएट कर दिया है तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। पार्टिकल कम हो जाएंगे तो जो कैरेक्टर बताना चाहिए था, वेपर प्रेशर बताना चाहिए था जितना, उससे कम होगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मॉलिक्यूलर मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी नो दैट कोलिगेटिव properties directly proportional the number of molecules यानी particles एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मॉलिक्यूलर मास की। तो अगर हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो लिख दें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अच्छा, इसके बेस पे हम एबनॉर्मल में यहां लिख देता हूं नेक्स्ट टॉपिक, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है कि जब अपन किसी सॉल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, तो हमें उसका या तो डिसोसिएशन हो जाता है या तो एसोसिएशन हो जाता है, जिससे उसका मास या तो ज़्यादा मिलता है या तो कम मिलता है। इसे ही हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, व्हेन वी डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइटिक कर देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक solute in the solution या solvent, then they may be dissociate or associate in the solution दे, एक और वर्ड लिख देता हूं क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन जब होता है, आइडियल सॉल्यूशन, तो वो राउट्स के लॉ को फॉलो करता है। उस समय नहीं एसोसिएट होता है, नहीं डिसोसिएट होता है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही, तो मैं लिख देता हूं कि इन द सॉल्यूशन दे डू नॉट follow Raoult's law and they are non-ideal solution. Therefore
their mass in the solution may be decrease or increase, may be decrease or increase. This is known as abnormal mass. Abnormal mass of सोल्यूट, इसको एबनॉर्मल मास ऑफ सोल्यूट कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एबनॉर्मल मास किसे कहते हैं? जब हम डिसॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को सॉल्यूशन में, तब वो उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाता है। ये राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर करते हैं, इसलिए इनके मास या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। इसे एबनॉर्मल मास कहते हैं। क्लियर? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एसोसिएट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो यहां पर अपन हेडिंग डाल देता हूं एबनॉर्मल मास। ठीक है ना? ड्यू टू एक एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स लिखते हैं या पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसा लिखा है। क्लियर? अब क्या होता है कि इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए। क्या होता है कि व्हेन वी dissolve the electrolytic solute in the solution, then eventually number of molecule particles क्या हो जाते हैं? डिक्रीज in the solution. We know that colligative property is inversely proportional of the molecular mass. तो आप याद रखिएगा क्या होता है कि molecular particles डिक्रीज हो रहे हैं परंतु मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, तो उसके कंफ्यूजन में मत रहिएगा। मालूम चला एमसीक्यूज में तो अपन गड़बड़ कर दें। ठीक है ना? मास बढ़ जाता है किंतु क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। तो मैं इसको भी शॉर्ट में लिख देता हूं। व्हेन वी dissolve इलेक्ट्रोलाइटिक, अब ये जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, इसमें हटा देता हूं, कंपल्सरी नहीं है। व्हेन वी डिसॉल्व सोल्यूट इन सॉल्वेंट then their number of molecules क्या हो जाएंगे? decreases we know that colligative properties is equals to 1 by molecular mass, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। therefore molecular mass of
solute is increases in the solution, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन एक्सपेक्टेड डेट, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो इन दिस केस association among the molecules of solute, among the molecules of solute take place, क्लियर। उनके बीच में क्या आ जाता है कि एसोसिएशन होना चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बेंजीन, जब एसिटिक एसिड को वी डिसॉल्व एसिटिक एसिड in the benzene, then observe mass, then in the benzene, फिर ऐसा कर देते हैं, the molecular mass of acetic acid is 60, but we found mass of particles in the solution is 120. क्यों? Because in the solution acetic acid form dimer with each other by hydrogen bond। देखो कैसे डाइमर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। मैं इसको बना के बता रहा हूं। जैसे ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, ठीक है ना, H। तो इसमें मैं लगा देता हूं ये C है और यहां पर H है और ये OH और ये इस तरीके से बना रहा हूं। ये CH3 ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। दूसरा एसिटिक एसिड भी मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है। ये C है, ये इसका OH है और यहां पर इसका डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, ये CH3 है। तो ये आपस में कैसे करेंगे? C को मैं ऐसा लिखूं तो ज्यादा थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये C। तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दोनों एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलकर डाइमर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डाइमर बना देते हैं, जिससे इनके टोटल जो मास आता है 60 इसका होता है और 60 इसका होता है, तो टोटल आ जाता है 120 मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से इसके एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीमेंट हो जाता है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करके बता देता हूँ और अब कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये क्या होती है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? देखिए, एक वर्ड में आपको याद रखना है, यह फ्रैक्शन होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अ फ्रैक्शन ऑफ नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which exist in associate to form higher molecular mass in the solution। मैं लिख देता हूँ, क्या होता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन is the fraction of molecules is the total fraction of molecules in the solution by associate and form higher molecular mass in the solution, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज द टोटल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल फ्रैक्शन is the total fraction of number of molecules को लेते हैं, number of molecules in the solution by association and to form higher molecular mass in the solution। जनरली एक वर्ड में जवाब यही है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब कितने नंबर में एसोसिएशन होता है, तो कितना एसोसिएशन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन बाय एसोसिएशन के द्वारा कितना फ्रैक्शन हुआ है उसको अपन बोलेंगे क्या कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? तो इसको अपन डेरिवेटिव के रूप में देखते हैं कि अपन मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ molecules M in the solvent A, तो सॉल्वेंट A में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A है एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन is alpha, then क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन यूं मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन पे ए है और एम टोटल मॉलिक्यूल्स है, और जब ये बनाएगा एसोसिएशन होगा तो ए एम बना देगा। तो इनिशियल कंडीशन पे क्या है, इनिशियल कंडीशन पे ये 1 है और ये 0 है। क्लियर? किंतु जैसे ही डिसोसिएशन चालू होगा तो इसमें से अल्फा पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, और यहाँ पर टोटल ये है तो इतने एसोसिएट हुए अपॉन एम। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ
टोटल नंबर ऑफ molecules, total number of molecules is equals to 1 minus alpha plus alpha upon m. क्लियर। अब अपन को मालूम है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ molecules after association, और यहां पर नंबर ऑफ molecules before association। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एम हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन से पहले कितने थे, 1, इनका मोल फ्रैक्शन 1 था, क्योंकि टोटल एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। अब मैं इसको यूं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एम। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई माइनस 1, इस 1 को इधर लेकर आया हूं, इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एम। मैं इस साइड लिखूंगा बाद में, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में माइनस अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा मेरे पास, या यूं समझ लीजिए कि मैं प्लस अल्फा कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास बचेगा, अल्फा को कॉमन ले लूं तो यहां पर 1 बचेगा, और चलो माइनस अल्फा ले लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन, अल्फा तो कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एम बचा, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा कर देता हूं, अल्फा को इधर ले आ रहा हूं, इस साइड अल्फा को ले आ रहा हूं, इक्वल के इस साइड, तो इसको -1 अल्फा कर देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अल्फा नहीं करके इस तरीके से इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो चला जाएगा ऊपर, आई माइनस 1 और नीचे आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एम। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, इस -1 को नीचे ले आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एम, क्लियर। इस -1 का नीचे में मल्टीप्लाई करूंगा, इज इक्वल्स टू माइनस आई माइनस 1, इस -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 1 माइनस का हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन एम हो जाएगा। मैंने -1 का इसमें मल्टीप्लाई किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहां से रब कर रहा हूं, वहां से नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू आई नॉट ऑफ फैक्टर 1 अपॉन, इसको ऐसा लिख देता हूं 1 अपॉन एम माइनस 1 कर देता हूं, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल्स टू, फिर मैं आई माइनस 1, अब यहां पर मैं एलसीएम ले रहा हूं एम, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एम हो जाएगा, एम उधर चला जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू एम आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एम। इसी को ही अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसी को कहते हैं एम आई माइनस 1 अपॉन
1 माइनस एम। तो इस तरीके से अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको रब करके डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब अपन देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नेचुरली वर्ड से ही अपन को समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल सिंपल पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन of total molecules which dissociate in the solution। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स which dissociate in the solution is known as dissociation, degree of dissociation। जनरली यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, कितना फ्रैक्शन बनता है। ठीक है ना? इनटू सिंपल डिसोसिएट इन द सिंपल। ठीक है ना? और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं यहां से लिखूंगा सपोज number of molecules dissociate in the solution is m, and degree of dissociation in the solution is alpha। क्लियर? देन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इज इक्वल्स टू अल्फा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undissociate remain in the solution is equals to 1 minus alpha। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 1 minus alpha, 1 minus alpha plus alpha a। इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा? 1, क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस, ये अल्फा है ना, क्लियर करके बता ए। ठीक है? तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ molecules after dissociate, or number of molecules before dissociate। तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एम,
और नीचे 1। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ए। इसको इधर ले आ रहा हूं, तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा ए। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में अल्फा कॉमन ले लेता हूं, अल्फा अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एम। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल्स टू I 1 अपॉन 1 प्लस एम। यही आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। इसी से ही अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रब कर रहा हूं। इसमें भी जो मैंने आपको ये निकाल कर बताया, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एम 1। इसका थोड़ा ध्यान दें क्योंकि मैंने अल्फा कॉमन लिया, अंदर प्लस का रख दिया था 1 माइनस इज इक्वल्स टू, इसमें अपन ने अल्फा अगर कॉमन ले रहे हैं तो यह माइनस अल्फा प्लस ए एम था, तो 1 माइनस आई, इसमें अल्फा कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा, अल्फा कॉमन लिया है माइनस अल्फा, तो अंदर 1 माइनस एम बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले इसको इधर ले आ रहा हूं, अल्फा पॉजिटिव और अल्फा इज इक्वल्स टू I 1 अपॉन 1 माइनस एम, जिससे माइनस 1 है, पहले में बताया मैंने, वैसे इसको फिर से ठीक कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 माइनस एम। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 तो माइनस का हो जाएगा किंतु एम प्लस का हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 और ये एम माइनस 1, यही है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, और या ऑस्मोसिस, ऐसा भी लिखते हैं, और ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या होता है कि जैसे यह एक चेम्बर है मान लीजिए, और इस चेम्बर में मैंने 2 अपार्टमेंट है, इसमें एक अपार्टमेंट को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ा है, और यहाँ से हम इसमें एक पिस्टन यहाँ लगा है और एक पिस्टन यहाँ लगा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें प्रेशर को बढ़ाकर, सपोज इसमें एक चेम्बर में अपन सलाइन वाटर ले लेते हैं, समुद्र का पानी, सलाइन वाटर, और एक में हम ले लेते हैं प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट, प्योर वाटर सॉल्वेंट। हम क्या करेंगे कि इस पे प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर मोर देन ऑस्मोसिस प्रेशर से। तो क्या हो जाएगा कि वैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाना चाहिए, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाने के बजाय अब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सॉल्वेंट की ओर मूव करने लगे। तो व्हेन वी अप्लाई मोर pressure
then osmotic pressure on the solution, then process of osmosis goes reverse direction, means liquid move higher concentration to lower concentration is known as reverse osmosis प्रोसेस। और इस प्रोसेस में मैंने बताया कि सी वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के काम में लाया जाता है। सी वाटर को एक चेंबर में डाल दिया जाता है, उसको दूसरे चेंबर में प्योर वाटर डाल दिया जाता है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है और उस सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाता है, जिससे सलाइन वाटर में से प्योर वाटर सॉल्वेंट प्योर वाटर की ओर जाना चालू कर देता है। इस तरीके से वाटर को सी वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिससे मैं और आपको वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।